गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? हाउ आर यू ऑल? फाइन, वेरी गुड। सो घर पर सब पढ़ाई कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने बेसिकली बोर्ड तक का सिलेबस फिनिश कर दिया था, जहाँ पर हमने वेंट हॉफ फैक्टर के बारे में समझा था। इस वीडियो में हम स्पेशली पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव लेवल के दो टॉपिक्स जो आपके नीट या जेईई मेंस में आ सकते हैं, दैट बिलोंग्स टू सॉल्यूशन चैप्टर, बट वो सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो वो टॉपिक कौन कौन से हैं उनके बारे में समझेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है नॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन लो। ठीक है, तो नर्स बेसिकली साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक लो दिया जिसमें हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोल्यूट इन डिफरेंट सोलवेंट्स, एंड जो सोलवेंट्स होंगे वो इमिसिबल होने चाहिए। इमिसिबल का मतलब होता है जो कि मिक्स ना हो, सो दे कैन नॉट बी मिक्स्ड। जैसे मैं एग्जांपल अगर लेना चाहता हूं, तो एग्जांपल मेरे पास है ऑयल एंड वाटर। तो ऑयल एंड वाटर आर टू लिक्विड्स व्हिच आर इमिसिबल विद ईच अदर। ऑल्सो आई कैन टेक एग्जांपल ऑफ बेंजीन एंड वाटर। ये दोनों भी इमिसिबल है। इमिसिबल क्यों है? क्योंकि इनके नेचर अलग अलग है। तो एक सब्सटेंस पोलर होगा, दूसरा सब्सटेंस नॉन पोलर होगा, और आई कैन से एक सोलवेंट पोलर होगा, एक सोलवेंट नॉन पोलर होगा, एंड व्हेन दे हैव डिफरेंट polarities they cannot be mixed together, so they are called immiscible solvents। और इसमें हम एक ऐसा सोल्यूट यूज करेंगे, वो सोल्यूट दोनों ही सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होने की कैपेसिटी रखता होगा। सोल्यूट हैज कैपेसिटी टू डिसॉल्व इन बोथ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मैं एक जनरल केस लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास है ए सॉल्वेंट और मेरे पास है बी सॉल्वेंट और मेरे पास है एक्स सोल्यूट। एक्स सोल्यूट जो है वो ए सॉल्वेंट में भी डिसॉल्व हो सकता है, बी सॉल्वेंट में भी डिसॉल्व हो सकता है, बट एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो ए और बी है वो आपस में इमिसिबल होने चाहिए। दे शुड नॉट डिसॉल्व इन ईच अदर। ठीक है, ये होगी हमारी पहली बात। दूसरी बात, सॉल्युबिलिटी के समय जो टेम्परेचर हमारे पास रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तीसरी बात ये है कि जब X सोल्यूट A सॉल्वेंट और B सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा तो X की मॉलिक्यूलर स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब जब X स्टार्टिंग में जैसा था, जब वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा उस समय भी उसकी मॉलिक्यूलर स्टेट पहले जैसी ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो आई कैन से दैट मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ X should not change। ठीक है, एक और बात है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है ये एप्लीकेबल है व्हेन वी हैव डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ऐसी हमारे पास कंडीशंस होंगी। इन कंडीशंस पे these solvent and solute will follow नॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन लो। पहला क्या है? सॉल्वेंट ए होगा, सॉल्वेंट बी, दोनों इमिसिबल होने चाहिए। मेरे पास सोल्यूट एक्स है, सोल्यूट एक्स एस ए में भी सोल्यूबल होगा और बी में भी सोल्यूबल होगा, बट ऑब्वियसली बात सोल्यूबिलिटी का एक्सटेंट डिफरेंट होगा। टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ एक्स शुड नॉट चेंज। तो जैसे एक्स स्टार्टिंग में था वैसे ही एक्स डिसॉल्व होने के बाद होना चाहिए। और जब हम दिस एप्लीकेबल व्हेन वी हैव डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है,
ओके, तो ये है मेरे पास एक कंटेनर। इस कंटेनर में मेरे पास यहाँ पर X प्रेजेंट है, सॉरी A प्रेजेंट है, यहाँ पर मेरे पास B प्रेजेंट है। तो ये A सब्सटेंस हुआ, ये B सब्सटेंस हुआ, दोनों आपस में इमिसिबल है। मैंने इन दोनों में ही X को ऐड कर दिया, एंड व्हेन X इज डिसॉल्व्ड हमें मिलती है कंसंट्रेशन ऑफ X इन A दैट इज C1, कंसंट्रेशन ऑफ X इन B दैट इज C2, और ये जो C1 और C2 का रेशियो होगा दैट हैज टू बी सम कांस्टेंट K। ठीक है, तो जब X A में डिसॉल्व होगा तो हमें मिलेगी C1 कंसंट्रेशन, जब X B में डिसॉल्व होगा तो हमें मिलेगी C2 कंसंट्रेशन, और C1 और C2 का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ में आ गई बात ये वाली? ध्यान रखें ये कोई बाउंड्री या वॉल नहीं है, इसका मतलब है कि A जो है वो B में मिक्स नहीं हो रहा, दे आर मेकिंग सेपरेट लेयर्स। अब अगर मैं इस चीज को वर्टिकली ड्रॉ कर देता हूं तो वर्टिकली कुछ ऐसा होगा, ये नीचे की तरफ हमारे पास A है, ऊपर की तरफ हमारे पास B है। इट इज जस्ट दैट A एंड B आर नॉट डिसॉल्व इन ईच अदर। तो भाई अगर इसमें मैं X डिसॉल्व करता हूं, यहां पर भी X डिसॉल्व करता हूं, आफ्टर डिसॉल्विंग X यहां पर कंसंट्रेशन C2 होती है, यहां पे कंसंट्रेशन C1 है, तो वही बात है C1 by C2 विल बी ए कांस्टेंट K। ठीक है, आई थिंक सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम जरा बात करेंगे K के बारे में, इसे नोट कर लेंगे। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो K है दैट इज अ कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड पार्टीशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो पार्टीशन कोफिशिएंट कहा जाता है, मतलब C1 और C2 का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू पार्टीशन कोफिशिएंट। इसका मतलब है कौन सा, मतलब X सोल्यूट किस सॉल्वेंट में कितनी बेसिकली कितनी अमाउंट से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, तो ये मतलब है पार्टीशन कोफिशिएंट का। समझ गए सब बातें वाली? जैसे मैं अगर एक और एग्जांपल लेना चाहता हूं, तो मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, जिसको मैंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया 5-5 के, और मेरे पास लेट से 100 टॉफीज हैं। मैंने रैंडमली टॉफीज बांट दी, एंड आफ्टर रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन आई ऑब्जर्व दैट कि 60 टॉफीज तो गई A ग्रुप को और 40 टॉफीज गई B ग्रुप को। तो जो 60-40 का जो रेशियो है ये इसी को कहा गया है पार्टीशन कोफिशिएंट। अब ये पार्टीशन कोफिशिएंट जो है वो वेरिएबल होता है व्हेन यू चेंज द टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि जब रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था उस केस में मेरी मेंटली स्टेट क्या थी और मैं क्या सोच रहा था उस पर पार्टीशन कोफिशिएंट डिपेंड करेगा। इन सॉल्वेंट केस वो डिपेंड करेगा मोस्टली टेम्परेचर और स्लाइटली प्रेशर कंडीशंस के ऊपर भी। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो C1 इज इक्वल टू C2 हो गया कि एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जो C1 कंसंट्रेशन है उसमें जो X है that should remain undissociated and unassociated। तो ना तो X डिसोसिएट होगा और ना ही X एसोसिएट होना चाहिए। सिमिलरली C2 कंसंट्रेशन में भी X का सेम पर्पस होना चाहिए, इट शुड नॉट डिसोसिएट, इट शुड रिमेन अनडिसोसिएटेड एंड ऑल्सो इट शुड रिमेन अनएसोसिएटेड। ठीक है, अगर ये किसी कारण से, अगर X किसी कारण से A सॉल्वेंट या B सॉल्वेंट में डिसोसिएट या एसोसिएट हो गया तो पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो अननेसेसरीली चेंज हो जाएगी। मतलब रेशियो जो है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा रेशियो नहीं आएगा। समझ गए बात सब ये वाली? जैसे मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा, मान लीजिए मेरे पास X है, वो X को मैंने A सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया और कंसंट्रेशन मुझे मिलती है C। उसी X को मैंने डिसॉल्व किया B सॉल्वेंट में, मुझे कंसंट्रेशन मिलती है C2।
अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि x जो है ना तो वो डिसोसिएट हुआ है और ना ही वो एसोसिएट हुआ है, तो उस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन लो होगा दैट विल बी C1/C2 इज इक्वल टू K। ठीक है, ये आना चाहिए। लेकिन अब ये मानते हैं कि लेट जो x है वो डिसोसिएट हो गया इन A, x has been dissociated in A और x remains as it is in B। तो A में तो डिसोसिएट हो गया और B में वो एज इट इज रहा, ना डिसोसिएट हुआ ना ही एसोसिएट हुआ। तो मान लेते x डिसोसिएट होता है A पॉजिटिव में और B नेगेटिव में। इनिशियली जब x A में गया तो उसकी कंसंट्रेशन थी C1 when it was undissociated, तो इनकी कंसंट्रेशन 0 and 0 होगी। समझ गए ना बात ये वाली? मैं रिपीट कर देता हूं कि जब x A में डिसोल्व हुआ और मान लेते हैं उस समय वो अनडिसोसिएटेड था, तो उसकी कंसंट्रेशन C थी जो मैंने यहां पर भी रेफर करी है। तो आयंस की कंसंट्रेशन होगी 0 and 0। आफ्टर सम टाइम t की जब x डिसोसिएट होना स्टार्ट हो गया तो C1 में से C1 अल्फा मैं कम कर देता हूं, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो C1 अल्फा फॉर्म होगा, C1 अल्फा यहां भी फॉर्म होगा। तो इससे टोटल पार्टिकल टोटल कंसंट्रेशन जो मुझे मिलेगी दैट विल बी C1 माइनस C1 अल्फा प्लस C1 अल्फा एंड प्लस C1 अल्फा, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो टोटल मुझे मिलेगी C1 प्लस C1 अल्फा, दैट इज टोटल कंसंट्रेशन ऑफ X इन A। समझ गए सब बातें वाली? तो अब जो डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट होगा या पार्टीशन कांस्टेंट होगा दैट विल बिकम C1 कॉमन 1 प्लस अल्फा डिवाइड बाय C2 इज इक्वल टू K डैश। नाउ दैट K डैश इज डिफरेंट फ्रॉम दैट K। तो ये हो जाता है व्हेन x either dissociates or associates in one of the solvent or both the solvents। तो डिस्ट्रीब्यूशन लो का जो कांस्टेंट है वो चेंज हो जाएगा। एक और बात ध्यान रखनी है कि यहां पर टेम्परेचर अगर मैंने तो 25 डिग्री सेल्सियस लिया है तो यहां पर भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही है। दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूं सेम टेम्परेचर पे, बिकॉज कंपेयर करने के लिए हमारे पास कोई एक चीज कांस्टेंट होनी चाहिए। जैसे अगर मैं क्लास 12th में किसी उन बच्चों की रैंकिंग करना चाहता हूं तो मुझे एक रेफरेंस चाहिए। रैंकिंग मैं कर सकता हूं उनके एक कॉमन सब्जेक्ट के बेस पे। मान लेते हैं केमिस्ट्री की बात करता हूं, केमिस्ट्री में कोई टॉपिक लेता हूं तो सभी बच्चों को मैं उसी टॉपिक में से क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता हूं और सब उसको सोल्व करते। देन आई चेक द पेपर एंड गिव देम रैंकिंग। तो रैंकिंग जो प्रोड्यूस हुई वहां पे वो प्रोड्यूस हुई क्योंकि मैंने एक रेफरेंस टॉपिक लिया, एक कांस्टेंट टॉपिक लिया और उस टॉपिक को मैंने सब में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ध्यान रखेंगे जब कभी भी आप कंपेयर करना चाहेंगे तो एक चीज कांस्टेंट होनी चाहिए। क्लियर और नॉट? तो ये एक वो केस था जब हमने x क्या लिया, डिसोसिएट लिया A के अंदर। ऐसे ही हम और भी केस निकाल सकते हैं बट उस पर नहीं जाएंगे। हमारा प्राइम फोकस रहेगा इस केस में जब x ना तो डिसोसिएट होगा और ना ही वो एसोसिएट होगा किसी भी सॉल्वेंट में, ना A में और ना ही B में। इसे नोट कर लेंगे। चलिए बच्चे, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक हमारे पास है कोनो-वॉलोव रूल। ठीक है, ये एक एम्पेरिकल रूल है। एम्पेरिकल का मतलब होता है बेसिक रूल है जिससे हम बाकी चीजें समझ सकते हैं। तो एम्पेरिकल रूल ये कहता है कि इफ यू हैव ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, तो उस लिक्विड में अगर
किसी एक लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा है, मतलब उसके वेपर्स अगर ज्यादा बने हुए हैं, तो अगर मैं उसी लिक्विड की अमाउंट और ज्यादा ऐड कर देता हूं मिक्सचर में, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ये हुए वर्ड्स की बात। इसको एक बार हम जरा लिख के देखते हैं अच्छे से। तो लेट्स से मेरे पास लिक्विड ए है और मेरे पास लिक्विड बी है। इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया और मुझे मिल जाता है सॉल्यूशन, जिसमें मेरे पास ए प्रेजेंट है और बी प्रेजेंट है। यानी कि ये कंटेनर मेरे पास प्रेजेंट है, इस कंटेनर को ऊपर से बंद कर दिया गया, जिसके अंदर मेरे पास प्रेजेंट है मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स ए एंड बी, यानी कि यहाँ मेरे पास सॉल्यूशन है ए प्लस बी। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हमारे पास वेपर्स भी प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ वेपर्स मेरे पास ए के भी है और बी के भी है। अब अकॉर्डिंग टू रूल मैं ये कह देता हूं कि बी के वेपर्स जो है वो ए के वेपर के मुकाबले ज्यादा है। कहने का मतलब ये है कि पी नॉट बी जो है वो ज्यादा होगा पी नॉट ए से। व्हाट इज पी नॉट बी? पी नॉट बी है जब बी मेरे पास प्योर स्टेट में प्रेजेंट था, और पी नॉट ए है जब ए मेरे पास प्योर स्टेट में प्रेजेंट था। तो ये कंडीशन हमारे पास है। मैंने ये कहा कि बी के वेपर्स की अमाउंट ए के वेपर से ज्यादा है इन सॉल्यूशन, ऑब्वियसली इन सॉल्यूशन। तो अब अगर मैं व्हेन मोर बी लिक्विड इज एडेड to solution, the vapor pressure of solution will increase. समझ गए सब बातें वाली कि मैंने ये कहा कि बी गैस या बी वेपर्स की अमाउंट ए वेपर से ज्यादा है इन सॉल्यूशन। तो जब मैं और ज्यादा बी को ऐड करूंगा सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं इस चीज को ग्राफिकली समझना चाहूं तो कुछ ऐसे होगा। ये यहां पर मेरे पास प्रेजेंट है पी नॉट ए और यहां पर मेरे पास प्रेजेंट है पी नॉट बी। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर एक्स ए इक्वल टू 1 होगा, एक्स बी इक्वल टू 0 होगा, एक्स बी इक्वल टू 1 होगा और एक्स ए इक्वल टू 0 होगा। ये रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये जो लाइन है ये सॉल्यूशन को इंडिकेट करती है पीएस, दैट इज सॉल्यूशंस वेपर प्रेशर। लेट्स से आई एम एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे ना एक्स ए की अमाउंट एक्स बी से ज्यादा है इस पॉइंट पे। अब अगर मैं ग्राफ में राइट हैंड साइड की तरफ मूव करता हूं, इस तरफ मूव करने का मतलब है कि मैं एक्स बी की अमाउंट को इंक्रीज कर रहा हूं और एक्स ए की अमाउंट ऑब्वियसली बात है डिक्रीज होगी। तो एज यू कैन सी व्हेन आई मूव अलोंग दिस कर्व, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जा रहा है। और इसी कर्व पे मूव करते हुए बी के वेपर्स भी ज्यादा बनेंगे और उसकी वजह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। दैट इज योर एम्पिरिकल कोनोवोलोव्स रूल। आई थिंक सभी को यह बात समझ में आ गई होगी, तो इसे नोट कर लेंगे। तो बच्चे आज के लिए बस इतना ही करेंगे हम। तो ये 2 टॉपिक थे हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मोस्टली इन पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, बट कभी कभी नर्स्ट लॉ पर हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। किस तरह का आएगा क्वेश्चन? आपको कंसंट्रेशंस या सोल्युबिलिटी दी गई होगी किसी एक सोल्यूट की डिफरेंट सॉल्वेंट्स में, आपको पार्टीशन कोफिशिएंट निकालना होगा, या फिर आपको पार्टीशन कोफिशिएंट या किसी एक सोल्यूट की सोल्युबिलिटी दी गई होगी एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट में, आपको दूसरे सॉल्वेंट में उसी सोल्यूट की सोल्युबिलिटी को फाइंड आउट करना होगा। ऑल्सो अगर मैं नर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में उसके एप्लीकेशंस की बात करता हूं, तो बेसिकली ये यूज होता है इन सेपरेशन ऑफ, वी कैन से इन एक्सट्रैक्शन ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोल्यूट, क्योंकि कुछ सोल्यूट्स जो है वो एक
स्पेसिफिक सोलवेंट में ज्यादा डिसोल्व होते हैं बजाय कि दूसरे, दैट इज योर नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो अगर आपको उस सोल्यूट को एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको उस सोलवेंट का यूज बार बार करना पड़ेगा ताकि आप दूसरे सोलवेंट से उस सोल्यूट को अपने सोलवेंट की तरफ खींच सको। ये कहने की बात ये है कि आपका दोस्त जो है वो दूसरे ग्रुप में जाके बैठ गया है, तो आप जाते हो और उस दोस्त को अपनी तरफ खींच के ले आते हो। दैट इज बेसिकली नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो आपकी पावर जो है वो ज्यादा है, इसलिए आप अपने दोस्त को दूसरे ग्रुप से खींचकर अपने पास ले आए। उसी तरह किसी एक सोलवेंट में सोल्यूट की सोलिबिलिटी ज्यादा होगी तो वो सोलवेंट दूसरे सोलवेंट से सोल्यूट को अपनी तरफ खींचकर ले आएगा। तो ये है इसकी एप्लीकेशन। बाकी ये क्रोमेटोग्राफी में भी यूज होता है, ठीक है। डिफरेंट आयंस को एक्सट्रैक्ट करने में भी काम आता है नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो ऐसे ही कुछ इसकी और एप्लीकेशंस है, बट ये ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ये बेसिकली कंसर्न करता है आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में, जो बीएससी और एमएससी लेवल पे आप करते हैं। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।